हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 22, जिसमें हम REDD, GEF, स्मार्ट एग्रीकल्चर, IPCC और यहाँ पर आपको नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ 4-5 टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं REDD के बारे में, यानी कि रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो जैसा कि नाम ही आपको नाम में जैसा लिखा हुआ है, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, दोनों में फ़र्क है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल को काटना, फॉरेस्ट कटिंग, और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का मतलब हुआ कि जो वेजिटेशंस है, जो फॉरेस्ट है, उनकी क्वालिटी में डाउनग्रेड होना, उनकी क्वालिटी का ख़राब होना। ठीक है, इसको हम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कहेंगे। ओके, तो आप देखेंगे कि ये जो REDD था, ये भी एक मैकेनिज्म था कि किस तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन है उसको रोका जाए, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोका जाए, ताकि जो इमिशंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो ये निगोशिएशन भी आपको UNFCCC के अंडर में आता है, जो 2005 से चला आ रहा है। ठीक है, इसका मोटो क्या है? इसका मोटो ये है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ाया जाए, ताकि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का इमिशंस हो रहा है, उसके इमिशन को रोका जा सके। यानी कि अल्टीमेट आपको जो क्लाइमेट चेंज है उसको रोका जा सके। कैसे? फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा। डिफॉरेस्टेशन को रोक के फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ाना। ठीक है, इस वजह से क्या है कि ग्रीन हाउसेस गैसेस कुछ इमिशंस होंगे वो कम हो सकते हैं। ठीक, इसके बाद इसी का एक नया कॉन्सेप्ट है RED+। ये REDD+ एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं REDD का। तो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ और चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्हेंसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स। ठीक है, तो ये जो है REDD+, ये REDD में एक एक्सटेंशन है, आप कह सकते हैं। इसमें एक इम्प्रूवमेंट है REDD+, जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक को कवर करते हैं, जैसे कि कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड इन्हेंसमेंट ऑफ कार्बन स्टॉक्स। और जो कम्युनिटी या जो कंट्री इन सब क्षेत्रों में काम करती हैं, उनको इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में उसका पार्टिसिपेशन है और वहाँ का फॉरेस्ट में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो वहाँ की कम्युनिटी को कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसमें इंक्लूड की जाती है REDD+ में। जहाँ तक बात है इंडिया की, कि इंडिया को कहाँ तक इससे बेनिफिट मिला हुआ है या मिल सकता है, तो आप देखेंगे कि इंडिया में जो फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट के तहत यहाँ पर जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसका अहम रोल हो जाता है। ठीक, तो जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन आपको फॉरेस्ट मैनेजमेंट में देखने को मिलता है, अगर वो कम्युनिटी वहाँ पर बेहतर परफॉर्म करती है, तो वैसे कम्युनिटी को आप कुछ इंसेंटिव्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है REDD+ के अंडर में। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंडिया का अगर हम बात करें, तो इंडिया आने वाले 3 डिकेड में, नेक्स्ट 3 डिकेड्स में 1 बिलियन टन एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ये क्या करता है, कैप्चर कर सकता है। किसके द्वारा? फॉरेस्ट के द्वारा। ठीक है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि करीब $3 बिलियन का कार्बन सर्विस इंसेंटिव आपको REDD+ में मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पर इंसेंटिव्स का मतलब क्या है? इंसेंटिव का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कुछ पैसे दिए जाएंगे। इंसेंटिव्स का ये मतलब है कि अगर आप फॉरेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, फॉरेस्ट के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, तो उसके द्वारा जो मिलने वाली सर्विसेज हैं फॉरेस्ट के द्वारा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है उसको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो इंसेंटिव्स का मतलब ये हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं था कि एडिशनल कुछ उनको पैसा या मॉनेटरी बेनिफिट दी जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो इनसे सर्विसेज निकलेंगी, इन सर्विसेज में ज़्यादा एक राइट्स जो होगा उस कम्युनिटी को दे दिया जाएगा। ओके, इंडियाज पोजीशन की बात करें ऑन REDD एंड REDD+ पर,
तो इंडिया का ये कहना है कि ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एंड ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसके अलावे कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। हम इन्हें आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ठीक है, इंडिया का कहना है कि ये दोनों एक साथ चलती हैं, कंजर्वेशन भी करना है साथ साथ हमें, यानी कि जो अभी हमारे पास मौजूद है फॉरेस्ट, उसका डिग्रेडेशन या डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें फॉरेस्ट में इम्प्रूवमेंट भी करना है, यानी कि हमें नए फॉरेस्ट भी लगाने हैं, वेजिटेशन को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये एक साथ चलती हैं, हम आइसोलेशन में इसको नहीं रख सकते। तो इंडिया का ये जो कंसेप्ट था, इसको एक्सेप्ट भी किया गया जब कॉप यानी COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 की मीटिंग बाली में होती है, तो यहाँ पर इस इंडिया के इस आइडिया को इंक्लूड भी किया गया, जिसे हम बाली एक्शन प्लान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इस देखेंगे RED+ के अंडर में इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे आप देखेंगे दिसंबर 2008 में इंडिया ने UNFCCC में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिस रिपोर्ट का नाम था REDD सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एफोरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन। इंडिया ने कितना इम्प्रूवमेंट किया और कैसे वो करने वाले हैं, ये सारी चीज़ इस रिपोर्ट में लिखी हुई थी। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि REDD+ के अंडर जो कंट्रीब्यूशन दिए जाते हैं, इन कंट्रीब्यूशन को मॉनिटर करना, किस तरीके से इन कंट्रीब्यूशंस को दिया जाएगा, मेथडोलॉजी क्या होगी और क्या प्रोसीजर होगा, इसको डेवलप करने के लिए एक टेक्निकल ग्रुप बनाया गया। ये इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, इंडिया में इसके साथ साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट मिनिस्ट्री में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन लाया जाए, उसके लिए एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी भी बनाई गई है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे कि एक नेशनल फॉरेस्ट कार्बन अकाउंटिंग प्रोग्राम भी लाया गया। इसके तहत क्या किया गया, ये अकाउंटिंग प्रोग्राम है। अकाउंटिंग प्रोग्राम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये फॉर्मेट तैयार करना इसका काम था, जिसमें किस तरीके से कार्बन ट्रेडिंग का हिस्सा होगा, कितने हम कार्बन को रिलीज कर रहे हैं, कितने हम कार्बन को एब्जॉर्व कर रहे हैं हमारी फॉरेस्ट, ये सारा डेटा इसमें फिट किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि एक रिपोर्ट आता है नवंबर 2010 में। ये रिपोर्ट जो था, ये तैयार किया गया था बाय इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट के द्वारा। ये मेनली जो रिपोर्ट था, इसमें बताया गया था द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियाज फॉरेस्ट, यानी कि इंडिया के फॉरेस्ट पे क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया था, जिसे तैयार किया था इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट ने। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि देयर इज लाइकली टू बी एन इंक्रीज इन द नेट प्राइमरी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी रैंकिंग फ्रॉम 20 to 57%। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कितना हम कार्बन रिलीज करते हैं, कितना एब्जॉर्व करते हैं, उसको माइनस कर दीजिए। अगर हम 100 कार्बन रिलीज करते हैं, ठीक है, और एब्जॉर्व करते हैं 50, ठीक, तो हमारा रिलीज कितना हुआ, हमारा रिलीज 50 ही हुआ। दिस इज द नेट रिलीज। ठीक, तो हम कितना ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, यानी कितने हमारा नेट बढ़ रहा है, ये हमारे लिए मायने करता है। अब ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो एडवर्स इफेक्ट हुआ ना, कि 100 हम रिलीज कर रहे हैं और 50 ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी रिलीज ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये तो एडवर्स हो गया। ठीक है, तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ये वाली जो सिचुएशन है, ये 50 की जगह पे ये 100+ होना चाहिए, तभी हम नेट पॉजिटिव में जाएंगे। ठीक है, नाउ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये एक फंड है जो तैयार किया गया था 1992 में, जो हमारा रियो समिट होता है, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते थे। ये उसके तहत ही इस फंड को तैयार किया गया। ये फंड क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होती हैं, उनके लिए भी पैसा देता है, लेकिन इसका कंसेप्ट उससे भी ज़्यादा है। ये पॉवर्टी रिडक्शन, गवर्नेंस के स्ट्रेंथन करने के लिए, ग्रेटर इक्वालिटी बिटवीन वीमेन एंड मेन, इसको भी इम्प्रूव करने के लिए पैसा देता है। तो इन्वायरमेंट से अलग हटके इसका काफ़ी ब्रॉड काम है, इस फंड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ कन्वेंशन दिए गए हैं, जिस कन्वेंशन के तहत ये पैसा प्रोवाइड करता है, जैसे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC, फिर आपको UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स,
एंड मिनिमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। तो इन सारे जो कन्वेंशंस हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी पैसा आपको ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसका 6 फोकल एरिया हो गया जहां पर ये इसका ज़्यादा फोकस रहता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर्स, लैंड डिग्रेडेशन, प्राइमरली डिजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा ओजोन लेयर डिप्रेशन एंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपको प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो उनके लिए फंड प्रोवाइड करने का काम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका देखिए, एग्रीकल्चर का यहाँ पर दो मतलब चीज़ें बताई गई हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर हम किसे कहेंगे, यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई। एक तो पहला फूड सिक्योरिटी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी बनी रहे, और दूसरी चीज़ हम एग्रीकल्चर इस तरीके से करें ताकि ग्रीन हाउसेस गैस का इमिशन कम हो पाए। ठीक है, साथ ही साथ हमारे जो रेजिलियंस है हम उसको क्या करें, इंक्रीज कर पाए। ठीक, हमारी प्रोडक्टिविटी जो हो वो क्या करें, वो इंक्रीज हो जाए। यानी कि लोगों की जो नीड्स हैं, खास करके फूड रिलेटेड नीड्स, उनको पूरा करना। साथ ही साथ हम इस तरीके से एग्रीकल्चर करें कि हमारे इन्वायरमेंट पर भी उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। तो इस तरीके एग्रीकल्चर को हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर यहाँ कहा गया। ठीक है, तो इसके 3 पिलर हैं। एक प्रोडक्टिविटी, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ फूड सिक्योरिटी, मतलब इतना प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे हमारे जो लोग हैं उनको एडुकेट फूड सप्लाई होती रहे। ठीक है, साथ ही साथ एडेप्टेशन का मतलब ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे एग्रीकल्चर पर एडवर्स इफेक्ट पड़ने वाला है उसको हम किस तरीके से रोक पाए। ठीक है, तो रोकने के लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, या जो लॉन्ग टर्म शॉक्स होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म आपको स्ट्रेसेस हो गए, प्रॉब्लम्स जो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रिएट होती हैं, उसको हम किस तरीके से टैकल कर पाए। तो ये सारा का सारा काम एडेप्टेशन के तहत किया जाएगा। मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि किस तरीके से हम ग्रीन हाउसेस गैस के इमिशंस को कम करें, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है हम उसको कम करें। ठीक है, यानी कि कार्बन कैप्चर को ध्यान में रखना, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन को रोकना और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 एस्पेक्ट्स होते हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर के, यानी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के: प्रोडक्टिविटी, एडेप्टेशन और मिटिगेशन। इसके बाद करते हैं कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो पहला चीज़, यू कैन एड्रेस क्लाइमेट चेंज। तो सीधी सी बात है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो इन्वायरमेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर की वजह से, उसको रोका जाना चाहिए। साथ ही साथ इंटीग्रेट मल्टीपल गोल्स एंड मैनेजेस ट्रेड ऑफ्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीपल गोल्स, यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, इसका रेजिलेंस बढ़ाना और इमिशंस को कम करना, जो गैसेस की इमिशंस हो रही हैं उनको कम करना। तो ये हमारा मल्टीपल गोल्स हो गया। ठीक है, लेकिन मैनेजेस ट्रेड ऑफ्स का मतलब क्या हुआ? मैनेजेस ट्रेड ऑफ्स का मतलब ये हुआ कि जैसे अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं ना, एक प्रोडक्टिविटी हो गई, रेजिलेंस हो गई और ग्रीन हाउस गैस का इमिशंस हो गया। इनसे रिलेटेड हमें काम करने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इन तीनों टारगेट को हम अचीव नहीं कर सकते। कुछ जगह ऐसा होगा जहां पर हम 2 ही टारगेट को अचीव कर पाए, कुछ जगह ऐसा होगा जहां पर हम तीनों को अचीव कर पाए। हर जगह तीनों चीज़ को हम सेम तरीके से इम्प्लाई या उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है कि अब जहाँ जिन क्षेत्रों में हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ पर हमें एक प्रायोरिटी बनानी है कि किन चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि अपने एग्रीकल्चर को यूज़ करना है। साथ ही साथ मेंटेन इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे कि एयर, वाटर, फूड, मटेरियल्स, ये सारा प्रोवाइड किया जाता है इन्वायरमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना इस एग्रीकल्चर के द्वारा। साथ ही साथ मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, एंट्री पॉइंट्स यानी कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि एग्रीकल्चर क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर प्रोवाइड करेगा डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कीजिए जो एग्रीकल्चर में यूज़ होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इंश्योरेंस स्कीम्स, वैल्यू चेन्स,
स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल इनेबलिंग इन्वायरमेंट्स, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं या एंट्री पॉइंट्स हैं जो एग्रीकल्चर या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है। इट इज़ कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। इट इज़ कंटेक्स्ट स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि इस तरीके के एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हर अचीवमेंट जो है, मैंने हर चीज़ जो भी टारगेट है हमारा, वो सारी की सारी टारगेट एक ही जगह हमें अचीव नहीं हो सकती, वो वैरी करता है लोकेशन टू लोकेशन। तो एक लोकेशन पर हो सकता है हमें दो चीज़ें अचीव हो पाए, दूसरे लोकेशन पे हमें हो सकता है तीनों चीज़ अचीव हो पाए। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा लोकेशंस के हिसाब से, यहाँ पर एग्रीकल्चर के हिसाब से, कि हम कहाँ पर कौन सी चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। इन इट इंगेजेस वीमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। जो यहाँ पर पुअरेस्ट लोग हैं, जो मोस्ट वनरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उनको भी इन्वॉल्व किए जाने की ज़रूरत है। इसके बाद आईपीसीसी देखते हैं, जिसमें हम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। तो इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया था 1988 में। 1988 में इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे यूएनईपी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक बॉडी है। साइंटिफिक बॉडी, इसका काम है साइंटिफिक रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च या सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड रिसर्च करना इसका काम होता है। ठीक है। तो इसके मेंबर कौन होंगे? जो यूएन और डब्ल्यूएमओ के मेंबर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। ठीक है। तो फिलहाल 195 कंट्रीज आपको आईपीसीसी के मेंबर है। तो इंटर गवर्नमेंटल है, यानी कि कई सारी गवर्नमेंट यानी कई सारे देशों के द्वारा मिलकर बना हुआ है ये। तो इसलिए इसको इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज करते हैं, यानी कि एक साइंटिफिक बॉडी जिसका काम होता है रिसर्च करना। इसका काम होता है इम्प्लीमेंट करना नहीं, इसका काम मॉनिटर करना नहीं, इसका काम होता है रिसर्च करना। ठीक है। तो दोनों में आपको फर्क देखने को मिलेगा। और इसके जो पेपर्स होते हैं या फिर जो रिपोर्ट्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। डिफरेंट गवर्नमेंट अपनी इन रिपोर्ट्स की यूज़ करती हैं। ठीक है। अपनी ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको पॉलिसीज़ बनानी है अपने नेशनल लेवल पर, तो वहाँ पर उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके रिपोर्ट्स का काफ़ी डाइवर्सिफाइड आपको यूज़ देखने को मिलेगा। असेसमेंट रिपोर्ट सेम चीज़ है कि जो असेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पर लेके आती है आईपीसीसी, जिसका हम डिफरेंट पॉलिसी फॉर्मेशंस के लिए या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या होता है कि दे आर रिटन इन नॉन टेक्निकल स्टाइल सुटेबल फॉर द पॉलिसी मेकर्स। ठीक है। यानी कि नॉन टेक्निकल स्टाइल में काफ़ी लेमन टर्म्स में लिखा होता है, ये काफ़ी सिंपल टर्म्स में लिखा होता है ताकि किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरीके की रिपोर्ट अभी तक आप देखेंगे कि 5 रिपोर्ट्स दिए गए हैं। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है हमारा 2014 में आपको असेसमेंट रिपोर्ट दिया गया था। इससे पहले 90 में, 95, 21 एंड 2007 में ये रिपोर्ट दिए गए थे। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है आज, ये है नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री प्रोग्राम। ठीक है। ये इन्वेंट्री प्रोग्राम है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? हम मेनली जहाँ पर चीज़ों को हम रखते हैं उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। इसको भी इस्टेब्लिश किया गया आईपीसीसी के द्वारा। ठीक है। तो ये क्या है? टू प्रोवाइड द मेथड फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इन्वेंट्री ऑफ ग्रीन हाउस इमिशंस टू एंड रिमूवल्स फ्रॉम द एटमोसफियर। यानी कि हमारे एटमोसफियर में कितना ग्रीन हाउसेस गैस का एडिशन हो रहा है या फिर कितने ग्रीन हाउस गैसेस को हम वहाँ से रिमूव कर पा रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि ऐड होना और वहाँ से रिमूव होना, इन दोनों चीज़ों का डेटा जो रखा जाएगा वो इन इन्वेंट्रीज में रखा जाएगा, यानी कि नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज प्रोग्राम, जो कि आईपीसीसी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कितना हम इमिशंस कर रहे हैं, कितना हमें अभी कट करने की ज़रूरत है, हमारी प्रोग्रेस कहाँ पर है, हम पॉजिटिव तरीके से प्रोग्रेस कर पा रहे हैं या फिर हम बहुत अपने टारगेट से पीछे हैं। ठीक है। तो इन रिपोर्ट्स का भी या फिर इन डेटा का भी यूज़ किया जाता है पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको आईपीसीसी के तहत में आते हैं। ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस एक दो बार आप पढ़िएगा तो आपको बस समझ में आ जाएगा। ये सब इतना आपको याद करने वाली ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार में आपको क्लियर चीज़ें हो जाएगी, लेकिन यह है कि रिवीजन आपको करते रहना होगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।